हेलो डियर। आज का वीडियो अपन वीडियो नंबर 29 होने वाला है और जो भी कैंडिडेट है आप लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि एक बार शेयर लगा दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नहीं किए हैं तो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। देखिए, मैं जो वीडियो करा रहा हूँ ये आपका एक क्यूज टाइप से है। आप कहीं भी पढ़ते हैं, कितना भी एमसीक्यू पढ़ते हैं, कितना भी आप रट रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, लेकिन मेरा ये जो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या आगे 50 क्वेश्चन का सीरीज में कराऊंगा, यह आपके दिमाग को खोलेगा। आप कहीं से कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ आने के बाद असली औकात का पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। हकीकत में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप दिन रात कितना भी मेहनत कर लीजिए और आप एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाएंगे तो बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा ही दुख होता है और मायूसी तो हाथ लगता ही लगता है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने एवेल्यूएशन को, अपने क्षमता को भी एवेल्यूएट करें, आकलन करें कि आप कितना पानी में हैं, कितना पावर में हैं। ठीक है? तो मैं अगर 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ, तो आपको इस 20 में से कम 15 अगर अपने आप को नहीं ला पा रहे हैं सही से और देख देख के आप जवाब दे पा रहे हैं, मेरे बोलने के बाद आप जवाब दे पा रहे हैं, मतलब आपको मुश्किल है। और अब की बार जो जॉब है इसमें मुश्किल है आपके लिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ। हो सके कि थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन सच्चाई है, कड़वा है। आप अगर नहीं अभी से पढ़ रहे हैं, आप अगर सीरियस नहीं हो रहे हैं, थ्योरी पर फोकस नहीं कर रहे हैं और एमसीक्यू रटे जा रहे हैं, तो मुश्किल है आपको जॉब होना। ठीक है ना? चलिए देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे, कहता है सामान्यतः ब्लड में जो नाइट्रोजन यौगिक है इसका एक्सेसिव अधिक होने को निम्न में से किस टर्म को द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी ब्लड में नाइट्रोजन यौगिकों का अधिक होना किस टर्म को व्यक्त किया जाता है। हाइपोनेट्रेमिया, एजोटेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया। आप लोगों को पता होगा हाइपोनेट्रेमिया होता है सोडियम का कमना यानी Na का कमना। हाइपरनेट्रेमिया होता है सोडियम का बढ़ना। ठीक है? और हाइपर कैल्सीमिया कैलेमिया देख लीजिए यहाँ पे, हाइपर केलामिया मतलब पोटेशियम। ठीक है ना? पोटेशियम का बढ़ना, पोटेशियम का बढ़ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन यौगिक को बढ़ना ब्लड में एजोटेमिया कहलाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं, देख लीजिए। निम्न में से वृक्कों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब किडनी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है इन चार में? टाइलिन, रेनिन, इंसुलिन, एचसीआई। कौन होता है? तो देखिए, टाइलिन होगा नहीं, इंसुलिन होगा नहीं, एचसीआई होगा नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखना है। आगे मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे, सामान्यतः आवाज़ के द्वारा मूत्राशय ब्लैडर में पथरी की उपस्थिति का पता लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट को निम्न में से क्या कहा जाता है। देखिए, अलग अलग उपकरण है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो पता लगाता है। जैसे यूएसजी इमेजिंग करता है और वो पता लगाता है। उसी प्रकार से आपका जो है बहुत सारे प्रोटोस्कोप हो गया मलाशय के जांच करने के लिए। ठीक है ना? सिस्टोस्कोप हो गया, समझ गए? तो ये सब जो है कैमरा वाला उपकरण होता है। लेकिन आवाज़ के द्वारा मूत्राशय में पथरियों को पता लगाने के लिए आवाज़ के द्वारा कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? लिथोमीटर, लिथोलेप्सी, लिथोफोन और लिथोक्लास्ट। क्या होगा राइट आंसर? तो आवाज़ के द्वारा ब्लैडर में पथरी कैलकुलस की उपस्थिति का पता लगाने वाला जो उपकरण है उसे लिथोफोन, ऑप्शन सी हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे माय डियर बढ़ता हूँ यहाँ पे, सामान्यतः स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट का निर्माण निम्न में से किस संरचना के द्वारा होता है। देखिए, क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्पर्म के एक्रोसोम पार्ट मतलब जो ऊपर के टोपी वाला पार्ट होता है उसका बात कह रहा है। ठीक है, तो एक्रोसोम पार्ट का निर्माण किस संरचना के द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक, गोल्जी बॉडी। माय डियर, जो एक्रोसोम पार्ट होता है स्पर्म का, उसका निर्माण जो है आपको गोल्जी बॉडी द्वारा होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना? आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे,
गर्भवती स्त्री में एनीमिया की रोकथाम के लिए प्रतिदिन फॉलिक एसिड की आवश्यक मात्रा होती है कितनी? तो एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन एनीमिया से रोकथाम के लिए जो फॉलिक एसिड की जो मात्रा है, अधिकतम जो आवश्यक मात्रा है वो कितनी है? ठीक है, 0.5 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg। mg मतलब होता है मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम। जबकि ये जो पोषण आहार में दिया जाने वाला जो पोषक तत्व है वह आपका mcg में होता है, ठीक है, माइक्रोग्राम में, माइक्रोग्राम में, ठीक है, mcg। तो माय डियर आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 0.5 mg, ठीक है। 1 mg बराबर होता है, आपको मैं यहाँ पे बता दूं, 1 mg होता तो यहाँ पे 1000 माइक्रोग्राम होता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ mcg, यहाँ पे mcg कर लीजिएगा, ठीक है। तो 0.5 mg मतलब 500 mcg आपका जो है फॉलिक एसिड की अधिकतम मात्रा होती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 6 नंबर का है, नमक के पैकेट पर जो है आयोडाइजेशन का चिन्ह होता है किसका? ठीक है ना, नमक के जो पैकेट होता है उस पर आयोडाइजेशन का जो चिन्ह है, ये पूछ रहा है हमसे, आयोडाइजेशन का चिन्ह। मुस्कुराता हुआ सूर्य, विकलांग बच्चा, नमक की फैक्ट्री और दादी माँ। नमक के पैकेट पर आयोडाइजेशन का जो चिन्ह होता है वह किसको जो है आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है, आपको इसमें आता है आप कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, NIDDCP, ठीक है ना। नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नमक में उपभोक्ताओं का स्तर पर आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए। कहने का मतलब है नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर यानी राष्ट्रीय आयोडीन की कमी से होने वाले कंट्रोल नियंत्रण कंट्रोल प्रोग्राम के तहत जो नमक में उपभोक्ता स्तर पर आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मतलब जो हम लोग खाते हैं उस नमक में आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm। तो इसका राइट आंसर अपन क्या होगा? तो अपन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 15 ppm होगा, ठीक है, याद रखना है। आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नीरी द्वारा विकसित नलगोंडा टेक्निक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? देखिए, नीरी द्वारा विकसित नलगोंडा टेक्निक का उपयोग किया जाता है किसके लिए? पानी के डिफ्लोराइडेशन के लिए, नमक में आयोडाइजेशन के लिए, पानी में क्लोरीन मिश्रित करने के लिए, फ्लोरल यूथ टूथपेस्ट बनाने के लिए। तो माय डियर, नीरी ने जो विकसित किया था नलगोंडा टेक्निक, यह पानी से फ्लोरीन को हटाने के लिए यानी पानी के डिफ्लोराइजेशन करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 9 नंबर है, मिल्क पास्चुराइजेशन के, ठीक है, होल्डेस्ट वाट मेथड में दूध को निम्न तापमान तक गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पर दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। आप लोग पास्चुराइजेशन पढ़े होंगे तो वहाँ पे दूध को गर्म करके टेम्परेचर पर और तुरंत ठंडा जो है किया जाता है, ठीक है। 63 से 66 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा चीज़ों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड में, मतलब अल्ट्रा हाई का मतलब होता है ऊंचा से भी ऊंचा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड में दूध का पास्चुराइज करने के लिए लिया गया तापमान कितना होता है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है, याद रखना है कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में दूध को पास्चुराइज करने के लिए लिया जाने वाला तापमान इनमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बताना है।
तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का मतलब बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग देखे हैं पास्चुराइज के लिए जो है हम लोग 62-63 जो है लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन अल्ट्रा हाई का रहा है मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा अल्ट्रा हाई का मतलब जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ता हूँ, 11 नंबर क्वेश्चन है, किस तरह के रोगाणुओं को मारने के लिए डिसइंफेक्ट उपयुक्त होता है। यानी हमसे ये पूछ रहा है कि किस तरह के जीवाणुओं को मारने के लिए हम लोग डिसइंफेक्शन का उपयोग करते हैं। बैक्टीरिया का, कवक का, वायरस का, उपरोक्त सभी का। तो देखिए डिसइंफेक्ट का जो विधि है इसका इस्तेमाल चाहे वो वायरस हो, चाहे कवक हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सब में हम लोग करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे कौन सा तरीका वायरस को मारने के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। बिजली की रोशनी, उच्च तापमान, केमिकल से, रेडिएशन से। हमसे ये पूछ रहा है कि वायरस को सबसे अधिक किससे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिजली की रोशनी गलत, उच्च तापमान गलत, केमिकल से गलत, रेडिएशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन है, उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन के लिए समान रूप से कितनी डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयोग किया जाता है। माय डियर हमसे ये पूछ रहा है कि उच्च तापमान स्टरलाइजेशन के लिए समान रूप से कितनी डिग्री सेल्सियस की उपयोग की जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होगा कि अल्ट्रा हाई देखें 125, जबकि वहाँ पे ऑप्शन 121 या 120 नहीं था, तब 125 हम लोग दिए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है उच्च तापमान स्टरलाइज करना है तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर है, 121, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 14 नंबर है, कौन सा डिसइंफेक्ट जल से पानी को पीने योग्य बनाता है। क्लोरीन, इथेनॉल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो आपको पता है पानी गंदा है, पानी को साफ करना है, पीने योग्य बनाना है, तो उसमें केमिकल के रूप में क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। क्लोरीन क्या करता है, शुद्धिकरण करता है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, 15 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है सिरिंज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा डिसइंफेक्ट किया जाता है। कहने का मतलब है माय डियर कि सिरिंज ये भी नुकीला होता है, सर्जिकल बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो धारदार होते हैं, तो हमको इन सब को डिसइंफेक्ट करना है किसका उपयोग करके। ऑटोक्लेविंग, केमिकल, रेडिएशन, सनलाइट, ठीक है। तो कौन है होगा सबसे सुरक्षित, तो अपन ऑटोक्लेविंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 16 है, एस्टोमा का मतलब क्या होता है। एस्टोमा का मतलब सूजन, खुलना, लाली, दर्द। तो देखिए एस्टोमा एक प्रकार से सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें एक जो है चीरा लगा के ओपनिंग यानी खोला जाता है। तो ऑप्शन सी खुलना, ठीक है। एस्टोमा का मतलब होता है खुलना, जिसमें एक खोलकर पेट अमाशय के ऊपर एक जो है सर्जिकल प्रोसेस से एक रास्ता बना दिया जाता है, वहीं से पोषण, वहीं से मलमूत्र त्याग भी होता है। ओके, एस्टोमा। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इनमें से ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जिसमें से रोगी बोल भी सकता है वह है। मतलब वह कौन सा ट्रेकियोस्टोमी है जिसमें से रोगी बोल भी सकता है। स्वेंसन, पोर्टेक्स, हेनरी, गोवर, ये सब ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब का नाम है। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है जो जिससे मरीज जो है बोल भी सकता है इस ट्यूब के जरिए। तो ऑप्शन नंबर बी पोर्टेक्स, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ, 18 नंबर है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को सक्शन के लिए कितना दबाव जो है चाहिए। यानी हम जब सक्शन करते हैं सक्शन मशीन के द्वारा ट्यूब से, तो हम कितना दबाव से जो है सक्शन जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। 50 से 70 mmHg, 70 से 110 mmHg, 120 से 150 mmHg, 250 से 350 mmHg। तो माय डियर राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे तो इसका 80 से 100 जो है आपका 20 mmHg होता है, लेकिन मैं बता दूं कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसके आसपास यही है ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। समानता ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की समय अवधि कितनी होती है। यानी कहने का मतलब है माय डियर
कि समानता हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि समांतर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब की समय अवधि क्या होती है, ये आप जो है यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। ओके, आगे है 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्यूट मतलब होता है तीव्र, अचानक से। ब्रोंकाइटिस यानी एक्यूट ब्रोंकाइटिस का मुख्य लक्षण यानी मुख्य कारक क्या होता है। देखिए, ब्रोंकिया का समस्या ही ब्रोंकाइटिस हुआ, एक्यूट है मतलब अचानक से हमला करने वाला। ट्रॉमा, विषाणु, जीवाणु, फंगस। तो माय डियर, आपका राइट आंसर जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है ज़्यादातर मामले में वायरस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन 20 का ऑप्शन बी राइट होगा। ओके, धन्यवाद।